नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। इस लेक्चर के पहले हमने रिफ्रैक्शन को देखा था, अपवर्तन को देखा था कि रिफ्रैक्शन की प्रोसेस किस तरह से होती है, अपवर्तन की घटना किस तरह से होती है। अब हमें बात करना है रिफ्रैक्शन को लेकर। तो रिफ्रैक्शन के बेटा दो नियम होते हैं, अपवर्तन दो नियमों के अंतर्गत होता है। अपवर्तन जब हमने पढ़ा था तो हमने एक बेसिक डायग्राम बनाया हुआ था। ये मान लेते हैं अपना एक सरफेस है, एक सतह है। इस सतह को हम नाम दे देते हैं एक्स वाई सरफेस। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, जो दो माध्यमों को अलग करती है, जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। इसलिए इस सतह को प्लेन ऑफ सेपरेशन, पृथककारी तल कहा जाता है। अब इसके ऊपर एक मीडियम है, फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं, ये पहला माध्यम है फर्स्ट मीडियम, और इसके नीचे ये है हमारा सेकंड मीडियम, दूसरा माध्यम। ठीक है, तो एक पहला माध्यम और एक कौन सा माध्यम है, दूसरा माध्यम। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये मीडियम डेंसर है, रेरर है, डेंसर है, जो भी हम इसको रेरर मीडियम मान लेते हैं, इसको डेंसर मीडियम मान लेते हैं कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। फिलहाल में आपने इसको मान लिया कि ये रेरर है और ये जो मीडियम है वो मीडियम कौन सा है, डेंसर। मतलब हिंदी मीडियम, ये माध्यम को आप मान लें विरल और इस माध्यम को आप मान लें सघन। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, मतलब विरल से सघन में प्रवेश करेगी, तो वह अपने अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मैंने बना दिया नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल बना दिया हमने। इस नॉर्मल को हमने नाम दे दिया mn। ठीक है, एक प्रकाश किरण लाए हम, यहां से हमने इंसिडेंट किया, इस जगह पर आपतित कराई प्रकाश की किरण, इसको नाम दिया हमने AO। ठीक है, जब ये विरल से सघन में जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो ये अपन थोड़ा झुकाकर बनाया था, इस तरह से बना दिया है, थोड़ी सी बेंड होती हुई नजर आना चाहिए। इसको हमने बोला OB। यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और यहाँ एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। मतलब यहाँ पर बनेगा आपतन कोण I और यहाँ बनेगा अपवर्तन कोण R। अब अपवर्तन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। तो बेटा अपवर्तन हमेशा दो नियमों के अंतर्गत होता है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अब अपवर्तन का पहला नियम क्या होता है भैया, फर्स्ट रूल क्या होता है? तो पहला नियम वही है जो रिफ्लेक्शन में था, परावर्तन में था, कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी एक ही समतल में स्थित होते हैं। सबसे पहले जितने बच्चे बेटा वो अपनी कॉपियां निकाल लें, जिस कॉपी में आपने इस रिफ्रैक्शन को लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही PDF के थ्रू आपको ये थ्योरी सेंड कर दी थी, आपने अपनी फेयर कॉपी में इसको लिखा होगा। सभी बच्चे अपवर्तन के नियम वाली कॉपी निकालें और अपनी थ्योरी को देखें। तो पहला नियम हमने लिखा था, अपवर्तन का जो प्रथम नियम था वो ये था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब आपका ये जो समतल है, इसी समतल के अंतर, इसी समतल के अंदर जो होगा वो इंसिडेंट रे भी होगी, ये नॉर्मल भी होगा, और बेटा ये रिफ्रैक्टेड रे। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सदैव कौन से तल में होंगे, एक ही तल में समाहित होंगे या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहला नियम तो हमारे काम नहीं आएगा बेटा, पहला नियम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे नियम पर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है। वो नियम क्या बोलता है, पहले इस बात को समझ लें। ठीक है, दूसरा नियम ये बोलता है कि आपतन कोण जो बन रहा है और जो अपवर्तन कोण बन रहा है, इन दोनों का आपने लेना है साइन। साइन लेना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण की जा का मतलब होता है साइन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे
ज्या बोलते हैं। ज्या मतलब साइन लेना, ठीक है, मतलब साइन जब किसी का लिया जाता है, जैसे इस एंगल का हमने साइन लिया है तो हम बोलते हैं कि हमने इस आपतन कोण की क्या ली है, ज्या, ज्या को लिया है, ठीक है। तो हमने आपतन कोण की ज्या को लिया, अपवर्तन कोण की ज्या को लिया है, मतलब साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने इन दोनों का लिया है रेशियो, अनुपात। तो ये नियम ये बोलता है कि अगर दो माध्यम फिक्स हो, अगर दो माध्यम फिक्स हो, ठीक है, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक होता है, का अनुपात जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, मतलब हमेशा एक नियतांक होता है। इंग्लिश में अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ टू मीडिया। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ टू मीडिया मतलब दिए गए दो माध्यमों के एक युग्म के लिए, मतलब जो दो माध्यम दिया होगा, जैसे यहाँ पर एयर या यहाँ पर वाटर है, तो एयर या वाटर के लिए आपने एयर या वाटर ले लिया। अब उस एयर या वाटर लेने के बाद में आप कितने भी प्रैक्टिकल करो, इसका अगर जो भी एंगल यहाँ बनेगा और यहाँ जो भी एंगल बनेगा उसके साइन और इसके साइन का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होगा मतलब कांस्टेंट होगा, ये मान कभी बदलेगा नहीं। उन दो माध्यमों के लिए आप दो माध्यम फिक्स कर लो, फिर कितने भी प्रैक्टिकल करो, यहाँ कोई भी एंगल बने, यहाँ कोई भी एंगल बने, उन दोनों का जो रेशियो होगा, ठीक है, साइन का जो रेशियो लेंगे हम, वो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट रेशियो को डिनोट किया जाता है बेटा म्यू से। तो साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर हम उसको लिखते हैं 1 म्यू 2। उस कांस्टेंट को 1 म्यू 2 लिखा जाता है और इसे पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मतलब वो जो कांस्टेंट टर्म होती है उस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है हिंदी में अपवर्तनांक। अब किसका अपवर्तनांक होता है बेटा, तो जो आगे लिखा है सेकेंड मीडियम, मतलब दूसरे माध्यम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हम इसको लिखते हैं सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब सेकेंड मीडियम का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, बाकी किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि लाइट कौन से मीडियम से ट्रेवल होते हुए आ रही है, फर्स्ट मीडियम। तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यहाँ बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट मीडियम। मतलब हिंदी में चूंकि प्रकाश पहले माध्यम से चलकर आ रहा है तो ये बनेगा सापेक्ष, और जो म्यू होगा वो किसका माना जाएगा, तो सेकेंड मीडियम का म्यू होता है बेटा, हमेशा याद रखना। अपवर्तनांक जो होता है वो सेकेंड मीडियम का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस तरह से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसको हम थ्योरी के रूप में किस तरह से लिखा वो पढ़ लेते हैं बेटा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखी थी, मतलब इस नियम को इस तरह से लिखा था कि यदि प्रकाश की किरण एक वर्णी हो, एक वर्णी मतलब ये जो प्रकाश आप गिरा रहे हैं एक कलर का होना चाहिए, एक रंग का, या तो लाल कलर का लो या नीले का या पीले रंग का, जो भी कलर हो, मतलब जो डेफिनेशन दी हुई है, जो लॉ बताया गया है, ठीक है, वो बताया गया है एक कलर के लिए। क्या बोला गया है कि यदि प्रकाश की किरण एक वर्णी हो, यदि प्रकाश की किरण एक वर्णी हो तो किन्हीं भी
तो किन्हीं भी दो माध्यमों के एक युग्म के लिए, तो किन्हीं भी दो माध्यमों के एक युग्म के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है और इस नियतांक को 1/2 से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इंग्लिश में किस तरह से लिखा बेटा अपन ने? इंग्लिश में लिखा है इफ द रे ऑफ लाइट इज मोनोक्रोमेटिक, इफ द रे ऑफ, ये जो रे है वो मोनोक्रोमेटिक है, मतलब एक कलर की है। तो इफ द रे ऑफ लाइट इज मोनोक्रोमेटिक then the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction, ठीक है, then the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always constant for a given pair of two media, for a given pair of two media is always a constant, and this constant value is represented by 1/2 and it is known as refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक है। तो थ्योरी आपके पास में है, आपने इसको पढ़ लिया होगा, आप इसको पढ़ें। अब ये जो 1/2 होता है बेटा, इस 1/2 अंडरस्टूड है कि जब भी हम रिफ्रैक्शन, जब दो मीडियम में के बीच हम अपवर्तन देखते हैं, रिफ्रैक्शन की घटना देखते हैं और लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो हमेशा जब भी आप साइन आई और साइन आर का रेशो लेंगे तो जो बराबर में जो भी कांस्टेंट टर्म आएगी जिसे आप म्यू लिखेंगे, वो म्यू किसकी संपत्ति होगी, वो म्यू किसका मान होगा, तो वो हमेशा कौन से मीडियम का होगा? सेकंड, मतलब वो दूसरे माध्यम का होगा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अंडरस्टूड है कि हम इस 1/2 को इस तरह से लिख सकते हैं, बट 1/2 को आप अभी अपन इसको आगे इसकी बात करेंगे। एक्चुअल में ये वैल्यू होती है μ2 अपॉन में μ1, शायद आपकी कॉपी में नहीं लिखा होगा, आप μ2 अपॉन μ1 यह फार्मूला हम आगे, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। फिलहाल में 1/2 को सिर्फ हम म्यू लिख देते हैं और अंडरस्टूड है कि ये म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अंडरस्टूड है कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सेकेंड, मतलब जो साइन आई और साइन आर के बराबर में जो म्यू लिखा होता है वो म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? सेकेंड मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में होता है? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष। तो फॉर्मूला हमारा इस तरह से बन सकता है, यहाँ लिख सकते हैं हम साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर म्यू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन में क्या लिख सकते हैं? साइन आर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेकंड नियम होता है रिफ्रैक्शन का, दूसरा नियम अपवर्तन के, इस दूसरे नियम को स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आगे हम इसको स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, हम इसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। और साइन आई अपॉन में साइन आर के इक्वल में जो म्यू लिखा हुआ है बेटा, म्यू हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? सेकेंड मीडियम का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में हम बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक तथा अपवर्तनांक के प्रकार। अभी एक शब्द हमने सुना था जब हमने स्नेल्स लॉ को पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो बेटा ये अपवर्तनांक क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है बेटा कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम, जितने भी माध्यम होते हैं सभी का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। वो अपवर्तनांक क्या होता है बेटा? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उस मीडियम में लाइट की स्पीड को डिसाइड करता है। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुणधर्म होता है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द, या दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम
which decides speed of light in that medium, जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड को डिसाइड करता है। कैसे बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम हिंदी में माध्यम का घनत्व या माध्यम का जो भी घनत्व होता है बेटा, हमारे पास जो भी माध्यम होगा उस माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो माध्यम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जिस माध्यम का घनत्व जितना ज्यादा होगा, घनत्व डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, घनत्व जितना ज्यादा होगा, जो माध्यम जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा। अब इसको उल्टा पढ़ लेते हैं कि अगर दो माध्यम आपको दिए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जैसे एक का अपवर्तनांक है 1.5 और दूसरे माध्यम का है 1.7, तो अंडरस्टूड है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है वो पहले वाले के कंपेयर में ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी पहले वाले माध्यम की तुलना में क्या है? ज्यादा, मतलब वो गाढ़ा माध्यम है। अब देखें एक और रिलेशन है कि जो अपवर्तनांक होता है वो जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रकाश की चाल जो होती है वो उसके साथ वित क्रमानुपाती होती है। तो अपन यहां लिख सकते हैं स्पीड ऑफ, क्या लिख सकते हैं? लाइट। हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की चाल मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? ज्यादा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेटा उसमें लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी? कम। तो क्लियर वाली बात है, डेंसिटी ज्यादा है, माध्यम गाढ़ा है तो म्यू ज्यादा होगा, और माध्यम गाढ़ा है तो उसमें लाइट की स्पीड जो होगी वो कम होगी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख के चलेंगे कि जो अपवर्तनांक है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उस मीडियम का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो होता है बेटा पतला माध्यम, मतलब उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा, वो डेंसर मीडियम होगा, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। हम समय रहते इसकी भी आगे बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपवर्तनांक के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अपवर्तनांक के प्रकार। तो बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम पहले बात करते हैं, ठीक है, पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में हम इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से डिफाइन किया जाता है? और एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब ये अपवर्तनांक जो होता है आपका वो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बेटा जब प्रकाश की किरण एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात, बेटा एयर या वैक्यूम जो होता है उससे पतला, उससे रेयर कोई भी मीडियम नहीं होता है। मतलब एयर या वैक्यूम जो होता है, वायु या निर्वात, वो सबसे पतला माध्यम होता है, ठीक है, फिक्स है कि वो रेयर मीडियम होता है, और उसके
आगे जितने भी नए नए माध्यम आते हैं, हम नए नए माध्यम लेते हैं, वो उसके कंपेयर में डेंसर सघन होते जाते हैं। बात करेंगे अभी अपन, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं कि अगर किसी भी माध्यम, अगर फर्स्ट मीडियम आपने ले लिया है एयर या आपने ले लिया है वैक्यूम, मतलब हिंदी में अगर आप पहले माध्यम वायु या आप अगर निर्वात में होते हैं, वायु या निर्वात, और दूसरा माध्यम कोई भी अदर मीडियम होता है, दूसरा कोई अन्य माध्यम होता है, हम उसको लिख देते हैं मीडियम, हम उसको माध्यम लिख देते हैं। यहाँ पर कोई भी एक अनदर मीडियम है, एक अन्य माध्यम है, कोई भी एक अनदर मीडियम है। और लाइट अगर एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में इंटर कर रही है, अगर प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, वायु या निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये तो रेयर मीडियम होगा, अंडरस्टूड है। AO यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एयर होगा, तो इसके कंपेयर में कोई भी दूसरा मीडियम है वो डेंसर ही होगा, सघन। तो विरल से सघन में प्रकाश किरण जाएगी तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये I और ये एंगल क्या बनेगा R। तो इस समय हम जब साइन आई अपॉन साइन आर लेंगे और साइन आई के बटे में जब हम साइन आर लेंगे तो बराबर में जो म्यू आएगा, और म्यू किसका आएगा, हमेशा सेकेंड मीडियम का, मतलब म्यू m, और किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख देंगे अपन A। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देखा है मीडियम का, जो किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के, तो इस माध्यम के इस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। मतलब डेफिनेशन सिंपल है बेटा, देखा जाए कि जब कोई प्रकाश की किरण एयर या वैक्यूम, मतलब पहला मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम होना चाहिए, एयर या वैक्यूम से किसी भी मीडियम में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वायु या निर्वात के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का हम अपवर्तनांक लेते हैं, उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। मतलब यह है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब अगर मैं इसको अगर यहां से बट करके अपन A म्यू m बराबर सिर्फ म्यू से रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम इसको सिर्फ म्यू से प्रदर्शित कर दें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू म्यू। मतलब म्यू जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक माना जाएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है पहला मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम। अब इसका एक फार्मूला हमारे पास और है, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला और है कि यदि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल आपको मालूम है, और मालूम होती है बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो आपके पास C है, और जो माध्यम है जब लाइट इस मीडियम के अंदर इंटर करेगा तो यहाँ भी लाइट की अपनी एक स्पीड होगी, तो उस लाइट की स्पीड को हम मान लेते हैं Vm। क्या मान लेते हैं, Vm, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला तो हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, जो म्यू आएगा अंडरस्टूड है सेकेंड मीडियम का है, और फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम है, इसलिए ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब एक फार्मूला हमारे पास और है कि अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है A म्यू m, तो यहाँ पर एक फार्मूला होगा, ठीक है, A म्यू m बराबर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। आप यहाँ लिख सकते हैं माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A म्यू m इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। मतलब एक फार्मूला है, फर्स्ट मीडियम जो पहला माध्यम है उसमें जो लाइट की स्पीड है वो ऊपर लिखी जाती है, मतलब ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर अपन लिख देंगे स्पीड
ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन मीडियम, इन क्या जाएगा मीडियम, हिंदी में आ जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। इस तरह से हमारे पास दो फार्मूले हो गए बेटा। इस तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास कितने फार्मूले? दो। अब कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके नोट्स में आपको दी गई है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का की वैल्यू आपको कुछ वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम, मतलब फर्स्ट नंबर पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक लिया जाता है वो लिया जाता है बेटा म्यू इक्वल टू 1, अप्रॉक्स 1 लिया जाता है। ये किसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर या वैक्यूम। 1.0000 समथिंग कुछ लिखते हैं, बाकी हम अप्रॉक्स कितना लेते हैं? 1। आप अपने नोट्स में देख सकते हैं बेटा, ठीक है, हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम लिया है, इस टेकन एज 1। वायु व निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक लगभग 1 लिया जाता है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हम दूसरी बात करें कि जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, मतलब पहला माध्यम एयर या वैक्यूम, और अगर यहाँ जल लिया जाए, वाटर लिया जाए, जैसे यहाँ ले लिया आपने जल, हम यहाँ जल के बारे में चर्चा करें, तो जब लाइट एयर या वैक्यूम से वाटर में ट्रेवल करेगी, वायु या निर्वात से जल में जाएगी, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, तो ए म्यू उसको डब्ल्यू लिखा जाएगा, मतलब वायु या निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम जो होता है वो होगा बेटा 1.33, और 1.33 मतलब हम इसको लिखते हैं 4/3, तो ये 4/3 होता है। अब एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास, कांच का, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है, अब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर वाटर के स्थान पर, जल के स्थान पर हमने क्या ले लिया बेटा? ग्लास। हम यहाँ ले लेते हैं कांच, तो एयर से ग्लास में लाइट जाएगी, तो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? ग्लास का। हमेशा अपवर्तनांक जो आता है वो सेकंड मीडियम का आता है बेटा, जो आगे लिखा जाता है, और किसके रिस्पेक्ट में? तो फर्स्ट मीडियम कौन है? एयर या वैक्यूम। तो ए म्यू जी मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.5, इस अपवर्तनांक को हम 3/2 क्या कहते हैं? 3/2। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का भी होता है बेटा, आपको आपके नोट्स में क्लियर होगा। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया 2.46, जो मैक्सिमम होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, अगर हम एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डायमंड में जाएं लाइट को लेकर, तो डायमंड का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हीरे का वो 2.46, मतलब जो मैक्सिमम होता है, अधिकतम, नोट्स में आपके पास होगा। अब आते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक पर। कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने क्लियर किया है, आपके पास नोट्स भी है बेटा, उसमें आप देख सकते हैं, 2-3 बार इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में एक बात आपको ध्यान रखना है बेटा, कि लाइट जो होगा वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, बट जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर या वैक्यूम नहीं होगा, वायु या निर्वात नहीं होगा, ठीक है, अदर देन एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम होगा, बस एयर या वैक्यूम नहीं होगा। ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम मतलब प्रथम माध्यम, और यहाँ हमने ले लिया बेटा सेकेंड मीडियम, ये हमारे पास है सेकेंड मीडियम, दूसरा माध्यम, ये सेकेंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम, और एक कौन सा मीडियम हमारे पास? सेकेंड मीडियम। याद रखेंगे बेटा, जो पहला माध्यम है अब वो एयर या वैक्यूम नहीं है, मतलब यहाँ कभी भी
वायु या निर्वात नहीं लेना है, एयर या वैक्यूम नहीं लेना है। तो जब लाइट किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ये कोई पारदर्शी माध्यम है, इसमें प्रकाश की किरण यहाँ चली एओ, और ये अपन ने बनाया अभिलंब एम एन, और मान लो प्रकाश की किरण यहाँ चली गई, मान लेते हैं कहीं भी, तो ये एंगल आई और ये एंगल कितना है आर। यहाँ पर लाइट की स्पीड है v1, ठीक है, ये फिक्स है, कोई मीडियम फर्स्ट मीडियम, एरिया वैक्यूम नहीं है। अगर ये वायु या निर्वात होता तो यहाँ पर प्रकाश की चाल को कैसे लिखा जाता, c से रिप्रेजेंट किया जाता, बाकी हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, v से, इसका मतलब ये वायु या निर्वात नहीं है। अब यहाँ पर लाइट की स्पीड है आपकी v1 और इसमें लाइट की जो स्पीड है वो मान लेते हैं कितना बेटा, v2। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2, पहले माध्यम में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस i और दूसरे माध्यम में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बेटा, r। तो अब आते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपल डेफिनेशन आपकी कॉपी में लिखिए बेटा कि जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सिंपल है। किस तरह से बात करेंगे, देखिए हम बात करते हैं साइन आई, तो साइन आई अपॉन में साइन आर जब भी हम लेते हैं तो बराबर में कांस्टेंट क्या आता है, म्यू, और ये अंडरस्टूड है कौन से मीडियम का होता है, तो सेकंड, लाइट सेकंड, तो म्यू टू, और किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो फर्स्ट मीडियम से आ रही है लाइट, तो फर्स्ट मीडियम 1 म्यू टू। इसे कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हिंदी में हम इसे लिखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। अब ये सापेक्ष अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला हमारे पास और हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 1 म्यू टू, ठीक है। इसी सापेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला होगा 1 म्यू टू बराबर, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। हमेशा याद रखना, अगर आपको म्यू का फॉर्मूला वेलोसिटी लाइट की स्पीड से बनाना है तो हमेशा फॉर्मूला आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। मतलब फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। आपके पास में फार्मूला लिखा है बेटा आपकी कॉपी में, आप फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि फार्मूला आपके पास में लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट इन क्या जाएगा बेटा, सेकेंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, हिंदी में पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पर आ जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे यहाँ आ जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इस तरह से फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला जो लिख सकते हैं 1 म्यू टू, तो फॉर्मूला आपके पास है 1 म्यू टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम v1 और स्पीड लाइट सेकेंड मीडियम क्या हो जाएगा v2। तो इस तरह से फॉर्मूला है 1 म्यू टू इक्वल टू v1 अपॉन में v2। थ्योरी में आप देख सकते हैं बेटा कि आपके पास फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 म्यू टू। अब हमने चैप्टर के शुरुआत में जब पढ़ा था कि जो स्पीड होती है बेटा, स्पीड होती है, आप यहाँ पर एक नोट डाल के लिख सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तरंग धैर्य, वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा। जिसका तरंग धैर्य ज़्यादा उस प्रकाश की स्पीड भी क्या होती है, ज़्यादा। तो यही फार्मूला हमारा इस रूप में भी बन सकता है वेवलेंथ के फॉर्म में कि 1 म्यू टू इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ
लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यहाँ पर V1 है तो यहाँ λ1 हो जाएगा, और यहाँ V2 है तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, λ2। तो इस तरह से हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि जब फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम होता है, वायु या निर्वात, तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम दूसरे मीडियम में इंटर करते हैं तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो एब्सोल्यूट माना जाता है। और जब फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी दूसरा माध्यम होता है, कोई भी माध्यम, जब लाइट उसमें से ट्रेवल होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक, अब आपने फॉर्मूला देखिए, इससे बच्चे अपनी नोट्स में रहेंगे। और अब हम एक नया फार्मूला बता रहे हैं आपको, किस तरह से फार्मूला बन सकता है। तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपने पढ़ा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए ये देखो, ये फार्मूला अभी आप याद रख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला फार्मूला है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपके पास पहले था, निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला वो अलग है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। एक बार मैं लिख देता हूँ रिलेटिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष हम अपवर्तनांक के फार्मूले को पढ़ रहे हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है 1/2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू μ2/μ1। ये फार्मूला हम अभी आगे प्रूफ करेंगे। डेरिवेशन है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, उसके बाद में एक डेरिवेशन और है, वहां पर ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। फिलहाल में याद रखें 1/2 इक्वल टू μ2/μ1। अब μ2/μ1 के लिए आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, या वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जो फंडामेंटल फार्मूला है, आगे के डेरिवेशन में काम आएगा। अब हम बात करेंगे नए कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है बेटा हमारे पास में एक चलिए थोड़ा सा और आपकी थ्योरी में बच चुका है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर मान लो फर्स्ट मीडियम बेटा अगर मान लेते हैं वाटर है, अगर लाइट वाटर से ग्लास में इंटर करती है तो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बराबर है लाइट वाटर से कायम इंटर कर रही है ग्लास। जब जल से कांच में प्रवेश करेगा प्रकाश, तो जल के सापेक्ष किसका अपवर्तन आएगा, कांच का, तो वाटर Wμg, इसको लिखेंगे Wμg, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये कांच का कौन सा अपवर्तनांक होगा, रिलेटिव सापेक्ष अपवर्तनांक। सेम कॉन्सेप्ट है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर कांच है, और यहाँ पर क्या है बेटा, वाटर, तो लाइट ग्लास से काय में ट्रेवल करेगा, वाटर में, ग्लास से वाटर, और जब कांच से जल में जाएगा तो पहला माध्यम कांच है, तो इस कांच के सापेक्ष कांच बनेगा सापेक्ष G, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वाटर का, तो Gμw। तो Gμw मतलब ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कांच का सापेक्ष अपवर्तन अब किसके सापेक्ष, जल के, और ये है जल का निरपेक्ष, जल का सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष है, कांच के। ठीक है, हम इसकी चर्चा अभी आगे और भी करेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, अपवर्तन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, अपवर्तन के नियम पढ़ लिए, हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक एंड टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के प्रकार। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।